BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया की सबसे बड़ी अक़लियत की हालत बदतरीन। मुल्क में हर चौथा भिखारी मुसलमान है। दुहाई कोई क्यों नहीं सुनता। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है हमारा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। LOC पर कशीदगी जारी। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि इंडियन फायरिंग से उसके 7 फौजी हलाक हुए हैं। और चलेंगे ननकाना साहब, जहां बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश के मौके पर 70 साल से बंद एक तारीखी गुरुद्वारे को खोल दिया गया है। 1 अरब से ज़्यादा आबादी के मुल्क इंडिया में हर चौथा भिखारी मुसलमान है, जबकि एक हालिया सरकारी जायजे के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा मुसलमान बेरोज़गार हैं। ये शरह किसी भी दूसरी मजहबी इकाई के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। मुल्क में मुसलमानों की हालत ज़ार का पहला बाज़ाबिता जायज़ा सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में मुरतब किया गया था और इसके मुताबिक मुसलमानों की हालत अंदाजे से कहीं ज़्यादा खस्ता निकली। आज 10 बरस बाद भी उनकी हालत बज़ाहिर चूं की तूं है। देखिए इंडियन मुस्लिम नौजवानों की हालत ज़ार पर दिल्ली से नामनिगार मिर्ज़ा अब्दुल बाकी के तरतीब दिए हुए खुसूसी सिलसिले की पहली कड़ी। बेहतर मुस्तकबिल का लामुख्ततम इंतज़ार। मुस्लिम मोहल्लों में नाई की दुकान से लेकर चाय की दुकान तक न जाने कितने नौजवान सुबह से शाम तक संवरते हैं और रोज़ शब बेहतर मुस्तकबिल का इंतज़ार करते हैं। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है हमारा और मुसलमान अपनी अकल, अपना टैलेंट और अपनी ज़बान और अपनी मुल्क परस्ती हथेली पे लेके बैठा हुआ है कि आप हमसे काम लीजिए और कोई आदमी हमारे इस हाथ को पकड़ नहीं रहा। मुस्लिम नौजवानों में हुकूमत और बिरादरान वतन से शिकायतें तो हैं, लेकिन आम ख्याल ये है कि मुआशरे में कुछ बेदारी की भी कमी है और कुछ वसाइल की भी। हुकूमत की तरफ से भी है और थोड़ी फाइनेंशियली भी दिक्कत रहती हैं। तो 100% में से 60% या 40% मान के चलिए जिनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है और वो आगे सोच पाते हैं कि अफोर्ड कर पाएंगे, हायर स्टडीज अफोर्ड कर पाएंगे। एक हालिया सर्वे के मुताबिक सूरत हाल ये है कि मुल्क में हर चौथा भीख मांगने वाला मुसलमान है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की हिस्सेदारी नागुफ्तबे है। 10 साल कबल आबादी की सबसे बड़ी अक़लियत की सरकारी मुलाजमतों में सिर्फ 4.5% नुमाइंदगी थी और साबका हुकूमत की कोशिशों के बावजूद 10 साल बाद भी हालत में ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है। मदरसा से जो बच्चे पढ़कर, चाहे वो ख्वातीन हो चाहे दूसरे तलवात हों, जो निकल कर बाहर आते हैं और मेन स्ट्रीम के प्राइवेट कॉन्वेंट से पढ़ के आए होंगे, जिन्होंने साइंस की तालीम ली होगी, जिन्होंने पूरे साइंस टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न एजुकेशन को एडॉप्ट किया हो, तो वहाँ पे वो मदरसा के एजुकेशन लिए हुए जो बच्चे होंगे वो वहाँ पर उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हुकूमत तासुब के इल्ज़ाम से इनकार करती है। उसका मौक़िफ़ है कि मुसलमानों में जदीद तालीम की कमी एक बड़ा मसला है। माहिरीन के मुताबिक मुसलमान रवायती हुनर से जदीद तालीम का सफ़र तय नहीं कर पाए हैं। इसमें कुछ उनकी अपनी गफलत और कुछ हुकूमत की बेतवज्जही भी शामिल है। जब सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस तरह के पुराने स्किल्स को प्रिजर्व करने के लिए, तब ये ज़रूरी है कि एजुकेशन करके उसके थ्रू आप नए स्किल डेवलप करें और फिर इकोनॉमी का पार्टिसिपेट कर पाएँ, मजबूती के साथ पार्टिसिपेट कर पाएँ। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सरकार की तरफ से इनिशिएटिव से बनाए जाने चाहिए थे मुस्लिम इलाकों में, वो में अभी भी कमी है। मुसलमान नौजवानों का कहना है कि उन्हें हमेशा सिफर से अपना सफ़र शुरू करना पड़ता है। बहरहाल रास्ता दुश्वार गुजार है और मंजिल अभी दूर। मिर्ज़ा अब्दुल बाकी, BBC न्यूज़, दिल्ली। इस सिलसिले की दूसरी कड़ी आप अगले हफ्ते पीर को सरबीन में देख सकेंगे, लेकिन इस वक्त इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं तज्ज़ियाकार पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, सरबीन में खुशामदीद। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 10 साल पहले आई थी, 10 साल बाद भी बज़ाहिर कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है? देखिए, असल में हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत के 2 पहलू हमें ध्यान में रखने चाहिए।
एक तो ये है कि कुछ पॉलिटिकल वजहों से और एक इस तरह के एक्सक्लूजन की जो चीज़ें हैं, लेकिन एक तरह का बर्डन ऑफ हिस्ट्री है। एक अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में मेजॉरिटी और ख़ास करके मुसलमानों के बीच में एक तरह का लैक ऑफ फेथ, एक लैक ऑफ ट्रस्ट और डायलॉग की कमी जो है वो रही है, और वो पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए जो प्रेजुडिस की शिकायत मुसलमान नौजवान कर रहे हैं उसमें काफ़ी दम है। जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस तस्वीर का दूसरा पहलू ज़्यादा गौरतलब है, और वो ये कि मुस्लिम लीडरशिप ने वो रोल प्ले नहीं किया है आज़ाद हिंदुस्तान में, खासकर पिछले 25-30 साल में, जो उसको करना चाहिए। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि चलें, अगर हुकूमत की और पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या कुछ जिम्मेदारी खुद मुसलमान कम्युनिटी जो है उस पर भी आयद होती है? बिल्कुल होती है। इसलिए होती है, देखिए, बावजूद इसके कि मुसलमानों की जो अपनी ख़ास मसाइल हैं और उनके, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक्सक्लूजन की समस्या, प्रेजुडिस की समस्या, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सब कुछ के बावजूद हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक निज़ाम आपको मौका देता है कि आप डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें। दुर्भाग्य, बदकिस्मती से हो ये रहा है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी में रिड्यूस होकर रह गई है। उसने पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन बनने की कोशिश बहुत कम की है। यानी जो कल्चरल इशूज हैं, आइडेंटिटी के इशूज हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल हो, चाहे इस तरह के दीगर सवाल हों, उन पर जिस तरह की बेचैनी और जिस तरह की पहलकदमी मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर देखी जाती है, वैसी अनफॉर्चुनेटली रोजगार, तालीम जैसे सेकुलर मुद्दों पर नहीं देखी जाती। और ये कमजोरी मैं बिल्कुल साफ तौर से लीडरशिप की मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, मैं आपसे यहाँ ये भी पूछना चाह रही थी कि 2.5 साल से इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है और उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अमलन यानी प्रैक्टिकली कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ का साथ और कुछ का विकास में तब्दील हो गया है? नहीं, ये तो वास्तव सच्चाई तो यही है कि कुछ का साथ कुछ का विकास, और इसके शिकार केवल मुसलमान नहीं हैं, बल्कि जो भी समाज के कमज़ोर तबके हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो प्योरली सेकुलर इकोनॉमिक सेंस में गरीब हैं, वो नई सरकारी पॉलिसीज़ की चोट महसूस कर रहे हैं। और जाहिर है कि मुसलमान को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि और सब चीज़ों के साथ उनके भीतर एक तरह का खौफ बढ़ा है, और वो बेवजह नहीं है। उस खौफ के बढ़ने की वजूहात हैं। वो खौफ पिछले 2-2.5 साल में बढ़ा है, बदकिस्मती से, ये सच्चाई है। जी। दिल्ली से पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के भिम्बर सेक्टर में कल रात गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल इंडियन फायरिंग से 7 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए हैं। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर को वज़ारत ख़ारजा तलब करके पाकिस्तान ने इस वाक़े पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। इस्लामाबाद से हारून रशीद। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई माह से जारी कशीदगी एक मरतबा फिर हलाकतों का सबब बनी है। पाकिस्तान फ़ौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कल रात भिम्बर सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे 7 सिपाही हलाक हुए हैं। पाकिस्तान फ़ौज ने इन सिपाहियों की शनाख्त और तस्वीर भी जारी की हैं, जबकि फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने जेहलम में इन हलाक होने वाले बाज़ सिपाहियों की नमाज जनाजा में शिरकत भी की है। उधर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी एक मुज़म्मती बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि भारत ने ये कार्रवाई दुनिया की तवज्जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बेचैनी से तवज्जो हटाने के लिए किया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अब से कुछ देर पहले भारत के हाई कमिश्नर को तलब करके अपना बाज़ाब्ता एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। हारून रशीद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती टीम में रिपब्लिकन पार्टी के एक आला अहदेदार और एक कंजर्वेटिव मीडिया ग्रुप के सरबराह को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन रायन्स प्रीबस उनके चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, जबकि क़दामत पसंद ब्राइटबार्ट न्यूज़ नेटवर्क के स्टीवन बैनन डोनाल्ड ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट होंगे। म्यांमार में फ़ौज का कहना है कि उसने रोहिंग्या मुसलमानों के एक गांव में 25 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया है। फ़ौज ने रियासत रखाइन में उन देहातों पर गनशिप हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जहां रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत आबाद है।
न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे में पहले जल्जले के चंद घंटे बाद 6.1 शिद्दत का एक और जल्जला महसूस किया गया है। ये नया झटका मकामी वक्त के मुताबिक 1:45 बजे रिकॉर्ड किया गया और इसका मरकज जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, बलूचिस्तान के जिला खुजदार में बुजुर्ग बिलाल शाह नूरानी के मज़ार पर खुदकुश हमले के बाद मज़ार बंद, लेकिन ज़ायरीन की आमद जारी। और ले चलेंगे आपको ननकाना साहब, जहां एक तारीखी गुरुद्वारे को 70 साल बाद यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में बुजुर्ग बिलाल शाह नूरानी का मज़ार एक खुदकुश बम हमले के बाद सूबाई हुकूमत ने बंद कर दिया है। इस धमाके में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। हमारे साथी रियाज सुहेल धमाके से अगले रोज़ वहाँ पहुँचे थे, जहाँ ज़ायरीन की आमद जारी थी। क्या ये पाबंदी कारगर साबित होगी? ये अकीदत का मुकाबला है शिद्दत पसंदी से। पाकिस्तान में शाह नूरानी के मज़ार से पहले भी शिद्दत पसंद मज़ारात को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन यहाँ आने वाले ज़ायरीन के कदम रुक नहीं पाए। चारों इतराफ से पहाड़ों के घेरे में वाक़े बिलावर नूरानी का मज़ार कराची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर वाक़े है। दुश्वार गुजार कच्चे रास्ते, पीने के पानी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान भी ज़ायरीन की राह में रुकावट नहीं बनता। ज़ायरीन फैमिलीज के साथ यहाँ आते और 1-2 रोज़ क़याम करते हैं। ये ख़ानदान धमाके के तकरीबन 15 घंटे के बाद यहाँ पहुँचा था। सब मना भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग आए, ज़बरदस्ती आए कि जाएंगे हम। और आधी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई, आती वहाँ पर है, मोहब्बत करती है। ये 4 महीने के बाद दोबारा आए। दोबारा भी आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। सनीचर की शाम को इसी मकाम पर खुदकश हमला किया गया है। दीवारों पर अभी तक इसके पेलेट्स के निशान वाज़े हैं। जिस वक्त धमाका किया गया उस वक्त यहाँ पर नगारे बज रहे थे और धमाल हो रही थी। ये जो शोबा है ये ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जिनके साथ बच्चे भी मौजूद थे। जो हलाकतों में एक बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी शामिल है, उसकी वजह यह है कि वो इस बम्बार के बहुत करीब थे। धमाके के बाद मज़ार पर FC तैनात है, लेकिन इससे पहले लेविस एहलकार यहाँ की निगरानी पर मामूर थे। ये ख़ानदान कई पुश्तों से मज़ार की निगरानी करता आया है, लेकिन इसने कभी खौफ व ख़तरा महसूस नहीं किया। जाहिर बात है, वहाँ कराची से लेके पुलिस तो है, चेकिंग वगैरह, मगर यहाँ ऐसा कोई मतलब जहन में ही हमारे नहीं था, ना हमने ही कोई ऐसी बात की थी। सिक्योरिटी के हम 4 लेवी वाले होते हैं यहाँ, 4-5 ये तो थे, मगर वो क्या कर सकते थे। शाह नूरानी के मज़ार पर धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में हालिया धमाकों की उंगलियां यहाँ इसी ज़िले खुजदार की तरफ उठी हैं, जहाँ हुकाम के मुताबिक शिद्दत पसंद गिरोह मौजूद है। यही सवाल IGFC से भी किया गया। देखें, इस स्टेज पे ये कहना बहुत अर्ली है। आपको ये पता है कि ISIS ने क्लेम किया है अभी तक, लेकिन जब तक तहकीक हो नहीं जाती तब तक ये कहना मुनासिब नहीं है कि किसने करवाया और प्लानिंग कहाँ हुई है। लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे हम पहले जितने इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं हम पहुँच चुके हैं उन लोगों तक जिन्होंने इसकी प्लानिंग की है और एग्जीक्यूट करवाया। इंशाल्लाह इसमें भी हम उन तक पहुँचेंगे। सूबाई हुकूमत ने मज़ार को उस वक्त तक सील कर दिया है जब तक इसकी मुकम्मल मरम्मत नहीं होती या महकमा औकाफ के हवाले नहीं किया जाता, लेकिन जिनकी मन्नत है वो रुकावटें कहाँ देखते हैं। रियाज सुहेल, BBC, शाह नूरानी, खुजदार। पंजाब के ज़िला ननकाना साहब में सिखों के तारीखी गुरुद्वारे कियारा साहब को 70 बरस बाद यात्रियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। सिख बिरादरी गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान की हुकूमत से इस गुरुद्वारे की बहाली का मुतालबा कर रही थी। ननकाना साहब से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। स्वर्ण सिंह का ताल्लुक इंडियन पंजाब के ज़िला फिरोजपुर से है। वो लगभग 1 दर्जन अफराद के जत्थे के साथ सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हैं। ननकाना साहिब के गुरुद्वारा कियारा साहिब में माथा टेक कर उनकी जिंदगी की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। गुरुद्वारा साहब देख के सानू बहुत खुशी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
गुरुद्वारा क्यारा साहिब को बंद हुए 70 बरस हो चुके थे और गुज़श्ता कई बरसों में पाकिस्तान और भारत में मौजूद प्रबंधक कमेटियों की जानिब से इसकी बहाली का मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। गुरुद्वारा क्यारा साहिब दुनिया भर में बसने वाले सिखों के लिए खास अहमियत रखता है। सिख मजहब की रिवायतों के मुताबिक उनके बानी बाबा गुरु नानक देव जी के साथ उनके बचपन में इसी मकाम पर मौजा रूनुमा हुआ था। गुरुद्वारे का इफ्तिताह मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक ने किया, जिन्होंने इसे बाबा गुरु नानक के जन्मदिन का तोहफा करार दिया। गुरुद्वारे की इमारत को रंगो रोगन किया गया है और यहाँ यात्रियों के दर्शन के लिए ग्रंथ साहिब रख दी गई है। क्यारा साहिब आने वाले यात्रियों ने गुरुद्वारे की बहाली पर खुशी का इजहार किया। जो आनंद सानू वेख के आया है ना, वो चीज़ सुनने दे नाल नहीं सी आउंदा हुंदा। बहुत ही लोग जिहड़े आ प्रभावित होए ने और परमात्मा ने जे फिर सानू जिंदगी बख्शी ते फिर सानू इत्थों दे दर्शन करवावे। बहुत खुशी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਕੂਨ, ਜੋ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जन्मदिन की तकरीबात के लिए इंडिया और दुनिया भर से हजारों सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं। ताहम बहुत से यात्री अभी भी गुरुद्वारा क्यारा साहिब की बहाली से बेखबर हैं। इसलिए यहाँ आने वालों की तादाद जन्म स्थान में होने वाली तकरीबात में शिरकत करने वालों की निस्बत खासी कम रही। शुमारा जाफरी, BBC न्यूज़, ननकाना साहिब। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज साहिबीन का अहम मौजू था इंडिया में मुसलमानों की हालत ज़ार। 1 अरब से ज़्यादा आबादी के मुल्क इंडिया में हर चौथा भिखारी मुसलमान है, जबकि एक हालिया सरकारी जायजे के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा मुसलमान बेरोज़गार हैं। ये शरह किसी भी दूसरी मजहबी इकाई के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।